अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। क्वेश्चन पेपर में ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स फोर्स, राइट जी। आल्सो एक्सप्लेन इट्स वेक्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारे पास जो मीडियम का इफेक्ट है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो कूलम्ब फोर्स होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कितनी ही दफ़ा जो बोर्ड का जो पेपर है उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डियर स्टूडेंट्स, कूलम्ब लॉ को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। न्यूटन ने ये बात कही थी कि अगर दो मैस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो फोर्स होती है उन दोनों मैसेज के, दो बॉडीज जो हैं उन दोनों बॉडीज का जो मैस है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कूलम्ब लॉ को स्टडी करने से पहले हमें देखना होगा कि न्यूटन्स लॉ अबाउट ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है। क्योंकि कूलम्ब ने क्या किया था, कूलम्ब ने न्यूटन्स लॉ को देखते हुए कूलम्ब्स लॉ जो है उसको डिफाइन किया था। तो न्यूटन ने जो फार्मूला ड्राइव किया था उस फार्मूले को देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन ने ये बात कही थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लॉ। अगर हम इसका जो सिंबल है, ये जो हमारे पास डायरेक्टली का जो साइन है, इसको हम अगर चेंज करें तो हमारे पास कांस्टेंट g आएगा। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 over r square. So this is called Newton's law of gravitation. We can define the magnitude of the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि अगर हमारे पास दो मैस है, सपोज ये एक अर्थ है और अर्थ का जो मैस है हम उसको कैपिटल M लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे सस्पेंड किया है, दिस इज स्मॉल m, राइट जी। तो जब ये मैस जो है यहाँ लाइक आ रहा है और ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो न्यूटन ने ये कहा था हर एक मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, राइट जी। तो इसको समराइज करते हुए उसने ये फार्मूला निकाला। अगर हमारे पास ये कैपिटल M है तो इस फार्मूले को हम इस तरह से देख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज and inversely proportional to the square of the distance between them. G is a gravitational constant. कूलम्ब ने क्या किया, कूलम्ब ने इस लॉ को स्टडी किया और इस लॉ से उसने एक नया लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। और उस कूलम्ब्स लॉ को देखते हुए उसने कूलम्ब फोर्स को फाइंड किया। दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो कूलम्ब ने जो फोर्स फाइंड की उसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज कूलम्ब लॉ, हाउ वी कैन स्टेट कूलम्ब लॉ एंड व्हाट आर द डेरिवेशंस, हाउ कैन वी ड्राइव द कूलम्ब लॉ, राइट जी। 1784 में, इन 1784 कूलम्ब्स लॉ
चार्ल्स कूलम ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट जी। यहां पे एक बात याद रखें, जो कूलम था, चार्ल्स कूलम, उसने क्या किया था 1784 में जो इसकी एक्सप्रेशन थी उसको डिफाइन किया था, जिसको हम कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। आप सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कूलम ने क्या किया था, उसने क्वांटिटेटिव जो बिहेवियर था फोर्सेस का उसको डिफाइन किया था। हमारे पास जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनका जो क्वांटिटेटिव बिहेवियर था उसको कूलम ने डिफाइन किया था। तो आइए चलते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास देयर आर टू चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। कंसीडर देयर आर टू चार्जेस, आप सिमिलर चार्जेस भी ले सकते हैं जिनको लाइक चार्जेस कहते हैं, आप अनलाइक चार्जेस भी ले सकते हैं। आपके पास जो आंसर है एट द एंड वो आपके पास सेम आएगा। तो मैंने यहां पे दो चार्ज लिए हैं, एक है पॉजिटिव और एक चार्ज है हमारे पास नेगेटिव। वी कैन सेपरेटेड दीज टू चार्ज बाय द डिस्टेंस r। हमने डिस्टेंस r से इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दिया। दिस इज q1 एंड दिस चार्ज इज q2। राइट जी। अब हम बात करते हैं इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो लगने वाली जो फोर्स है उसकी। इस फोर्स को समझाने से पहले दो बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास कूलम्स लॉ है ये होल्ड करता है दो चीज़ों पे। कौन कौन सी चीज़ है? फर्स्ट इज अ पॉइंट चार्ज, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। जो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं कूलम लॉ उनके लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा हमारे पास कूलम लॉ तब एप्लीकेबल है जब चार्जेस इज एट रेस्ट, स्टैटिक कंडीशन में है। जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो, रेस्ट पे हो, साकन हालत पे हो, तो फिर कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। और दूसरी हमने जो बात की है इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। बात की समझ आ गई है? तो यहां पे हम बात करने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं। मैग्नेट वैसे तो बेसिकली पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ओरली एग्जांपल समझाने के लिए आपको ये जो चीज़ है इसको समझाने के लिए जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं मैग्नेट की, लेकिन यहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है एग्जांपल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं उसका टच देता हूं। हमारे पास सपोज ये मेरे पास दो मार्कर हैं, इसको मैं कह देता हूं ये मैग्नेट 1 है और ये मैग्नेट 2 है। ये एक स्मॉल डिस्टेंस पे यानी कि सेपरेटली पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब जो ही थोड़ा सा मैं इसको करीब लेके आता हूं तो इनमें थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है। थोड़ा सा और करीब लेके आता हूं तो इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी फोर्स जो है वो मजीद इंक्रीज कर गई है। यहां पे लेके आता हूं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्या मतलब है? बेसिकली मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी, ठीक है ना। मैग्नेट में कौन सी फोर्स होगी? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं फोर्स बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं फोर्स रिड्यूस होती जा रही है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। देयर आर टू चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r। अब देखें इन दोनों को जैसे जैसे एक दूसरे के करीब करेंगे तो करीब करने से इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों को दूर करेंगे इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी, उसमें कमी आएगी। तो अगर ये बात है तो फिर इस बात से न्यूटन जो कूलम था उसने ये कंक्लूजन फाइंड किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, राइट जी, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि Q1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 टू Q2 r है और Q2 का डिस्टेंस फ्रॉम Q1 जो है वो भी r है, तो इन दोनों का स्क्वायर।
तो जब उसने इन दोनों को कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, राइट जी। अब उसने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था उस साइन को जो है उसने चेंज किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पे यूज किया K, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जब न्यूटन्स ने जो लास्ट स्टडी किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने वहां पे यूज किया था कांस्टेंट G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस चीज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन जो कॉलम ने जो कांस्टेंट यूज किया इसको कहते हैं K कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। बात की समझ आ गई है ना डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मजीद इसको हम लेके आगे चलते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉलम लॉ। डेफिनेशन, अब यहां पे देखें, हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड कॉलम्स लॉ। The magnitude of the force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called कूलम्स लॉ, राइट जी। यानी कि हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये बात भी बेटा आपने याद रखनी है कि जब डायरेक्टली का साइन हो तो एक क्वांटिटी जो है वो, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज करे तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। मोर इज द चार्जेस मोर इज द फोर्स, राइट जी। लेकिन इनवर्सली के साइन में इसके उल्ट होता है, अपोजिट होता है। कैसे? जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। बात की समझ आ गई है ना। लेकिन जब दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। इसके बढ़ने से ये कम हो रही है, इसके कम होने से ये इंक्रीज कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड कूलम्ब लॉ। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट k है इसको कहते हैं k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, constant of is a constant of proportionality. Its value is depends upon अब देखें ये जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस पे? डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, या आप लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट जी। अब देखें दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम।
यानी कि ये जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान में जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में कौन सा नेचर है मीडियम का, एक चीज। दूसरा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी यूज मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर और फ्री स्पेस, then the value of k constant is 1/4 pi epsilon naught, right ji? Here we can again discuss when we use air or free space in between these two charges, then the value of k constant, then the value of the constant of proportionality is 1/4 pi epsilon naught, right ji? So we can discuss about epsilon naught. Epsilon naught is an electric constant. Constant known as permittivity, right ji? Epsilon naught is an electric constant known as permittivity of free space. दो चार्जेस के दरमियान में जो हमारे पास जो फ्री स्पेस है, जो हमने एयर यहां पे ली हुई है, उन दोनों का जो दरमियान की जो फ्री स्पेस है, इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, इसके यूनिट्स की बात करते हैं, इसके यूनिट्स की और इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो एप्सिलॉन नॉट है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट जी। अब यहाँ पे इसके यूनिट्स की भी बात करते हैं। इसके यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कॉलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Dear students, we can put the value of K constant in this equation, then F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें, क्योंकि हमने यूनिट्स इसके ड्राइव करने हैं, तो हम एलिमिनेट करते हैं यहां से एप्सिलॉन नॉट को। ये मैं क्यों कर रहा हूं, हम यहां पे डायरेक्टली भी इसके यूनिट लिख सकते थे। आपको हिंदी टेस्ट में या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसके यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप यहां पे देखें 1 and 4 pi इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो एप्सिलॉन नॉट जो है इस डायरेक्शन, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। तो इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारे पास इस साइड पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, राइट जी। अब यहां पे देखें, F इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, ये लें। अब यहां से हम एप्सिलॉन नॉट के यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो चार्ज होता है, इसका यूनिट होता है कूलम, तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर। और जो डिस्टेंस होता है इसको हम मीटर में मेजर करते हैं और फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, राइट जी। तो यहां से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट आए हैं वो आए हैं जी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखते हैं द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट जी। अब यहां पे देखिए, इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं क्योंकि हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो उसमें उस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.85 10⁻⁻12। डियर स्टूडेंट्स, ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो k है उसका आंसर आएगा 9 × 10⁻⁹। अब यहां पे देखें, इसके भी हमने यूनिट लिखने हैं, तो इसके यूनिट्स हम इसी फार्मूले से ड्राइव कर लेते हैं। इस फार्मूले से कैसे देखें, यहां से k को एलिमिनेट कीजिएगा, k इज इक्वल टू, ये R स्क्वायर इस साइड पे आ गया तो R स्क्वायर F, और ये जो प्रोडक्ट है चार्जेस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड होगा तो Q1 Q2। अब यहां से हम इसके जो यूनिट हैं वो फाइंड करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज इन न्यूटन, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर,
और चार्जेस का जो यूनिट है वो है कॉलम। तो देखें कॉलम डिवाइड, ये हमारे पास चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं तो पर कॉलम स्क्वायर, राइट जी। तो हमारे पास यूनिट आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। आप यहाँ पे देखें इसके जो यूनिट हैं ये उसके अपोजिट आ रहे हैं। देखें कॉलम स्क्वायर था तो यहाँ पे पर कॉलम स्क्वायर आया, पर न्यूटन था तो यहाँ न्यूटन आ गया, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर था तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया। तो द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट इज दिस, राइट जी। हमने के की वैल्यू फाइंड की है तो हम कॉलम लॉ में अब इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास कॉलम लॉ कुछ इस तरह से बनेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, राइट जी। दिस इज कॉल्ड कॉलम लॉ, दिस इज कॉल्ड कॉलम लॉ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट जी।